गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फंक्शन, पावर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज पढ़ेंगे द जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, to ensure that the legislature does not enact unconstitutional law and to examine the legality of the work done by the executive। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। आपको पता ही, हमको फंडल राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट, उसके अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? जुडिशरी का। यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है। विधायिका का काम क्या बताया गया था? कानून बनाना। तो उसने संविधान से हटकर कानून तो नहीं बनाया। टू द एग्जामिन, है ना। और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की वैधता की जांच करना, कि कार्यपालिका को जो कार्य दिया गया है उसको कानूनी दृष्टि से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये किसका काम हुआ? मेन पावर ऑफ जुडिशरी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड फॉर एन एक्सटेंसिव एंड मैनी लेयर्ड जुडिकल सिस्टम। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत स्तर से बटा हुआ न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। मतलब हमारे संविधान को 4 लेयर में बांट दिया गया है, जो कहाँ से चालू होता है? विद द सुप्रीम कोर्ट, विच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट, विद द सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एक्सपेक्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो जिले स्तर से लेके पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। तो जिले में भी न्यायालय होते हैं, उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय होगा, फिर उसके बाद पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय न्याय व्यवस्था का शिखर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ओके। इन एवरी सोसाइटी देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन ग्रुप एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि हर समाज में व्यक्तियों के बीच में, ग्रुप के बीच में, व्यक्ति और सरकार के बीच में क्या होते रहते हैं? डिस्कस होता रहता है, वाद विवाद होते रहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन independent organization that can resolve such conflict by principle of rule of the law। तो इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। मतलब क्या है? कानून के शासन का भाव क्या है, इसको हम बताएंगे। The underlying principle in the rule of law that everyone, rich or poor, women or men, elite or backward, are equal before the eyes of the law and are subjected to the same law। इसका मतलब यह है कि धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, अगड़े हो और पिछड़े वर्ग, अगड़े मतलब जो जनरल वर्ग रहेगा या पिछड़े वर्ग, सभी पर एक समान कानून लागू हो, ऐसा हमारे संविधान में उल्लिखित है। उसी का ही कार्य कौन करता है? जुडिशरी करता है। वो सबको एक भाव से देखता है ना। उनकी नज़र में सब व्यक्ति एक हैं, सबके लिए कानून एक समान है। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ लॉ। न्यायपालिका और क्या भूमिका निभाती है? वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। द जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल आर ग्रुप derail democracy to establish despotic rule। तो
लोकतंत्र तो अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को भी कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह तानाशाह न बन जाए, है ना। किसी एक व्यक्ति को अधिक पावर दिया गया है या एक व्यक्ति अपने में पूरा अधिकार लेता है, तानाशाह तो नहीं बना है। ये देख रेख भी कौन करता है? जुडिशरी। फॉर दिस इट इज़ crucial that the judiciary free from any political pressure or influence। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त है, उस पर कोई राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है, सबसे उसको फ्रीडम दी गई है। दिस कैन बी सीन इन द प्रोविज़न फॉर अपॉइंटिंग जज एंड डिसाइडिंग देयर ट्यूनर। वह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका आदि संबंधित प्रावधानों में भी देखा जा सकता है ना। तो न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, उसके कार्यकाल के प्रावधान क्या हैं इसके बारे में भी जानकारी रखता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इट हैज़ बीन ट्रेडिशनल फॉलोड ओवर द ईयर फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जज ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ बीन पुट in the place to ensure that the chief justice represent the value of all judges of the apex court, not just his her personal view। और क्या करता है वो? पिछले कई देशों में यह परंपरा रही है, जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय ना हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबंधित करे। तो सर्वोच्च न्यायालय सबको लेकर चलता है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा और जितने भी जजेस होते हैं उनके वो व्यू को लेकर चलता है। अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबंधित करे, इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है ना। अब कॉलेजियम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द चीफ जस्टिस प्रेजेंट द नेम्स ऑफ potential candidate to the president after taking the advice of 4 senior judge of the Supreme Court. The president choose the judge from among the proposed name. The advantage disadvantage of the system are currently being debated and attempts are being made to reform it। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से ही राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें कुछ सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसमें सुधार लाने की प्रक्रिया चल रही है। जजेस हैव अ फिक्स टेन्योर। जो जज होते हैं उसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। दे सर्वे अनटाइल देयर रिटायरमेंट। और वे सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दे आर रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट ओनली अंडर एक्सप्लेनेशन सर्क्यूमेटेंस, है ना। तो एक वाद विवाद होने पर या वो गलत काम कर रहा है तब न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न उनकी नियुक्ति में न ही उनके वेतन निर्धारण में विधायक की कोई भूमिका नहीं है। द लेजिस्लेचर हैज़ नो रोल टू प्ले इन देयर अपॉइंटमेंट आर इन फिक्सिंग देयर रिम्यूनरेशन। थस द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम पार्टी पॉलिटिकल्स एंड अदर प्रेशर एंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी न्यायाधीश है वो दलगत राजनीति व अन्य दबाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना जो है वो एक पिरामिड की तरह है,
द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ pyramidal structure. It the apex is the Supreme Court, then the High Court with the district and subordinate court at the base. तो सबसे पहले क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, उसके बाद सबसे नीचे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आएगा, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 न्यायालय बटे हुए हैं, है ना। न्याय व्यवस्था में 4 भागों में बांट दिया गया है न्यायालय को। अब नीचे के जो न्यायालय होते हैं ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। देखते हैं कि बड़े न्यायालय कैसे काम कर रहे हैं, और बड़े न्यायालय भी छोटे न्यायालय की काम में निगरानी रखते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वी लर्न अबाउट निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का भी हमारे देश में इम्पोर्टेंस रोल है। पूरे जितने भी चुनाव होते हैं उसका देख रेख करना, चुनाव की पद्धति कैसी होनी चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अपार्ट फ्राम मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा आर आल्सो इलेक्टेड। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। सांसदों व विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दिस इलेक्शन आर कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन विच इज कांसुलेशन बॉडी। तो ये सब इलेक्शन कराने का जो काम है, निर्वाचन की व्यवस्था करना का कार्य है, निर्वाचन आयोग करता है, जिसका प्रावधान किसमें दिया गया है, संविधान में है। विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो अपने मन से कुछ नहीं करता है, संविधान में जो लिखित है उनके हिसाब से वो कार्य का निपटारा करता है। द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 3 इलेक्शन कमिश्नर। तो इस निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके साथ साथ और 3 सदस्य भी होते हैं। एक हेड होता है, उसके साथ काम करने के लिए 3 इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंटमेंट किया गया है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी अनुशंसा से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा ये मतलब चुने जाते हैं, अपॉइंट किया जाता है इनको। द इलेक्शन कमीशन हैज़ स्पेशल पावर टू कंडक्ट इम्पार्शियल इलेक्शन। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने, इसके लिए उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं। चुनाव कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष के लेकर चुनाव नहीं होना चाहिए। ये सब अधिकार किसको दिया गया है, निर्वाचन आयोग को दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ईच स्टेट आल्सो हैज़ एन इलेक्शन कमीशन। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, फॉर एग्जांपल पटवारी राज इलेक्शन। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और न्यायपालिका आदि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करता है। तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था किसको कहेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायत, म्यूनिसिपलिटी का जो इलेक्शन होता है उसे स्थानीय स्वशासी व्यवस्था कहा गया है। उदाहरण के लिए पंचायती राज चुनाव, है ना, गांव में भी चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम में भी चुनाव होते हैं। इसका भी देखरेख कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें इनके क्या क्या कार्य है उसको बता रही हूँ आपको। तो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट वोटर एजुकेशन। वोटर एजुकेशन मीन्स मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। कि बहुत सारे लोग अभी भी अनपढ़ रहते हैं, उनकी जो पद्धति है हर साल बदलते रहते हैं, प्रक्रियाएं बदलती रहती है। इसके लिए वोटर को प्रशिक्षित किया जाता है कि उनका जो वोट डाल रहे हैं वो ख़राब ना हो, बेकार वेस्ट ना जाए, इसलिए वोटर को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फर्स्ट काम ये हुआ। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स, मतलब वोटर आईडी तैयार करना,
वोटर की लिस्ट बनाना, कितने कितने लोग मतदाता सूची में उनका नाम तैयार करना, मतदाता सूची तैयार कराना। थर्ड है रिग्रेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। कुछ मेन पार्टी तो हैं हमारे देश में, इसके अलावा भी कुछ लोग पार्टी से अलग होकर अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उस पार्टी को मान्यता देना। फिर आएगा अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, अब चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह देना। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग पोल्स, निर्वाचन की व्यवस्था करना। प्रिपेयर अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव आचार संहिता तैयार करना। चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है कि 24 घंटा के पहले सब जो लोग आवाज़ लाउड स्पीकर से ये घर घर जाकर जो बांटते हैं वो सबको बंद कर दिया जाता है ना। और ये भी देख रेख किया जाता है, चुनाव का ही काम है कि वो बहकावे में आकर जितने भी वोटर हैं उसको अपने पास ले तो नहीं रहे हैं, ये सब की वो निगरानी करता है। नेक्स्ट, एडवाइसिंग प्रेसिडेंट गवर्नर अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सांसदों विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना। वो जान जाते हैं कि कौन सा सांसद अयोग्य है ना, कौन सा विधेयक अयोग्य है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। इंश्योरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कैंडिडेट आर विथ इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना। उम्मीदवार ज़रूरत से ज़्यादा अगर खर्च करता है तो उस पर भी रोक लगाता है, क्योंकि जनता है, जो गरीब जनता है वो बहकावे में आ सकती है ना अपने वोट का। नेक्स्ट हम जानेंगे संविधान सामाजिक बदलाव के अवसर। संविधान में भी सोशल में जो समाज में जो बदलाव आते हैं उसके आधार पर उस पर संशोधन किया जाता है। एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग drafted, it was made there clear and fundamental right of citizen would not be limitless but could be controlled। संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राष्ट्र की व्यापक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है, but could be controlled keeping in mind the need of the state। After the constitution was finalized, many people who were against the social changes that is invised approached the court of justice। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे उन्होंने न्यायालय की शरण ली, है ना। जैसे जमींदारी प्रथा थी हमारे यहाँ, अनुसूचित जनजाति को जो विशेष कानून प्राप्त थे उन्होंने इसका विरोध किया। Some of them were unhappy with the law made to protect the interests of the scheduled tribes. Others were distressed by the application of the जमींदारी सिस्टम। तो कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कानूनों से, तो अन्य को जमींदारी उन्मूलन से परेशानी थी। जमींदारी सिस्टम को इसमें समाप्त कर दिया गया था। दिस बिटर conflict led to the first amendment of Constitution in 1951 to protect the right of their backward classes। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो एक दृष्टि से समता के विरुद्ध, अधिकार के विरुद्ध थे, मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक थे। एट द टाइम मैनी स्टेट हैज़ मेड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब बिकॉज इट वाज फेल्ड दैट दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज बट इन फॉर्म अनदर prescriptive these reservation were considered to be against the principle of equality।
इसी का फिर देखा गया है कि फॉर दिस रीज़न द फर्स्ट अमेंडमेंट introduced a provision in the article relating to the fundamental right which stated that nothing in the article will prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन हुआ जिसमें समाज और राज्य सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवृत्त नहीं करेगी। तो इसमें हमारे संविधान में संशोधन किया गया, उसमें बताया गया कि वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, उसको सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पीछे नहीं करेगी। ऐसा सरकार ने कानून बनाया। 1947 द अदर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट द फर्स्ट amendment was land reform. The government had enacted law to abolish of जमींदारी सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर इन 1947। तो 1947 से ही देश की सरकारों ने जमींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए और जमींदारों की ज़मीनों को भूमिहीनों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। एक समय ऐसा था कि भारत में एक व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ व्यक्ति के पास ज़मीन ही नहीं थी, तो सरकार ने एक लिमिट रख दिया कि एक व्यक्ति के पास इतनी ही ज़मीन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ज़मीन हुई उसको सरकार ने हथिया लिया और जो लोग भूमिहीन थे, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, उसको उन्होंने दे दिया। लैंडलेस लोगों को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आर्म्ड revolt had broken out in many parts of the country as the peasant and landless began putting more and more pressure on the government for land distributions। किसान इसके लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे। भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था, है ना। किसानों ने कई बार आंदोलन भी किया था। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था, लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए। तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारी ज़मीन को एकदम न छीनकर भूमिहीन लोगों को दिया जाए। अतः संविधान में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा। उसे किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें स्वीकार कर दिया गया। सो द फर्स्ट अमेंडमेंट हैड प्रोविजन टू इंश्योर दैट एनी लॉ अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी overturned by any court of the law. Most of the land reform law were included in the schedule and accepted by the court. अब जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई। However, the amendment did not fully resolve the problem. Even after the जमींदारी system was abolished, many legal and administrative hurdles prevented the smooth redistributions of land required from the big landlord for redistribution among the peasant and landless। इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा तो समाप्त की गई, मगर बड़े भूस्वामी से ज़मीन लेकर भूमिहीन किसानों मजदूरों को वितरित करने में लगातार उन्हें कानूनी या प्रशासनिक अड़चनें बनी रही। कई विरोध किया गया, कानून का सहारा लिया, किसी ने प्रशासन का सहारा लिया कि हमारी ज़मीन को न छीनो, जिसके चलते संविधान में कई बार संशोधन किए गए।
The landlord argued the constitution clearly protect to right the private property, so seizing their property was violation of their fundamental right. और कई अड़चने तो बनी रही है ना, तो किसी ने कानून का सहारा लिया, किसी ने प्रशासन का सहारा लिया। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, अतः किसी की व्यक्ति की संपत्ति को छीनना मतलब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिसमें मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो ये पहला। नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एज वी रीड अर्लियर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। जैसे हमने पहले देखा था कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था, लेकिन but even 17 years after independence, the government has not been able to provide free quality education to all the children। लेकिन स्वतंत्रता की 70 साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, है ना। क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। द सुप्रीम कोर्ट पास an important judgment in 1993 declaring free and compulsory education to all children age up to 14 years as fundamental right. The court observed that the right up to life is meaningless unless people get proper education। तो 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना। फंडामेंटल राइट है, बच्चों का मौलिक अधिकार में आता है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू लाइफ इज मीनिंगलेस अनलेस पीपल गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित शिक्षा मिले। उचित शिक्षा मिलने पर क्या होगा, वे अपना भला बुरा समझ पाएंगे, है ना, अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए सरकार का कहना है कि हर नागरिक को क्या होना है, शिक्षित होना है। इसके लिए उन्होंने, जैसे कहा जाता है कि बहुत लोगों के यहाँ अभी भी भारत में लड़कियों को नहीं पढ़ाने की मानसिकता है, लड़की पर खर्च नहीं करे ऐसा करके वो पढ़ाई को बंद करा देते हैं। तो एक समय ऐसा था कि लड़कियों की जो एजुकेशन है उसका जो रेट था वो बहुत कम था। तो सरकार ने ये प्रावधान करने से क्या हुआ, अब सभी लड़कियां पढ़ाई के लिए जा रही हैं और उनको यूनिफॉर्म, साइकिल, फ्री में पुस्तकें, ये सब सरकार दे रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। कीपिंग दिस verdict in mind, in 2002 the 86th amendment of the constitution included the right to freedom and compulsory education for all children get up to 14 years in the list of fundamental right। तो 2002 में 86वें संशोधन हुआ, उसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। अब देश के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से शिक्षित करना राज्य का दायित्व बन गया है। तो राज्य सर्वे करता है कि कितने बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उनको स्कूल में जोड़ा जाता है। ये किस में आ गया, शिक्षा के अधिकार में आया गया। इन्हीं धारणाओं से स्पष्ट होता है कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है। दिस एग्जाम्पल शो हाउ टू प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंजेस हैज़ बीन फॉर्चुनेटली यूटिलाइज्ड।
इन्वॉल्विंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंस्टेंटली इन्वॉल्विंग एंड एक्वायरिंग अ न्यू करेक्टर। संविधान का जो स्वरूप है वो लगातार बदलते जा रहा है। वी हैव सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस चेंजेस सच एस राइट टू एजुकेशन गेटिंग द स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया है ना, और जो संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का नाम दिया गया। फंडामेंटल राइट इनटू लीगल राइट, जो प्रॉपर्टी है उसको मौलिक अधिकार से हटाया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। वी कैन अंडरस्टैंड द डेवलपिंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप को निम्नलिखित उदाहरण से हम और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सर्वल अमेंडमेंट वेयर मेड इन 1976, तो 1976 में हमारे संविधान में कई बदलाव हुए। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड इन द प्रिबलम, तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों के लिए समानता के साथ प्रयास करेगी। पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़कर स्पष्ट किया गया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। हालांकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था, पर 1976 में संविधान में इसे विशेष स्थान दिया गया। इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की भी व्यवस्था की गई। तो जो सेकुलर वर्ड है उसको संविधान में स्थान दिया गया, प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करेगा। सिमिलरली अ प्रोविजन फॉर स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड वाज इंक्लूडेड। दिस अमेंडमेंट gave the economical weak section of society who earlier couldn't even reach the doors of the court the right to justice। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी जो न्यायालय नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाव के कारण न्यायालय के हकदार हैं, न्याय के हकदार हैं। पहले वो पैसा खर्च हो जाएगा उस नाम से जाना नहीं चाहते थे, तो उनको भी जो कमज़ोर वर्ग के हैं वो भी अब अपने न्याय के लिए लड़ाई कर सकते हैं। इट इज़ नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम फ्री लीगल एड। इस प्रकार हम देखते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी अब सरकार ने ले ली है। इसी प्रकार मजदूरों को शोषण मुक्त करने, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण सरकार कदम उठा रही है। पहले मजदूरों का शोषण किया जाता था, अब उनको भी टाइम बांध दिया गया है कि 10 से 5 ही काम करेंगे, सबको एक समान पैसा दिया जाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो मजदूरों की भागीदारी को भी सुनिश्चित कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है सरकार ने। अनदर की अमेंडमेंट was made in 1992 redistribute power within the state। इसी प्रकार एक और बदलाव देखा जाएगा। Until then the constitution has distributed power at two level, the center and the state। तो शक्तियों का बंटवारा हो गया, केंद्र और राज्य के स्तर पर था पहले, अब तीसरा बंटवारा किया गया। पहले 2 स्टेट में बांटा गया था, के सेंटर और स्टेट के। The 73 and 74 amended introduce a third level, the पंचायत। तो 73 व 74 संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें शक्ति का वितरण तीसरे स्तर पर की गई। तो 3 भागों में अब हमारा जो पावर है वो बढ़ गया। द पंचायती राज सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती लेवल इन रूरल एरिया एंड म्यूनिसिपलिटी। तो ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई है ना। तो ग्राम के लिए पंचायती राज और शहर के लिए नगर निगम नगर पालिका, ये इसकी व्यवस्था की गई। आप इसके पहले भी कई बार इस लेसन में, पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हो। वी स्टडीज दिस सिस्टम इन डिटेल द प्रीवियस क्लासेस। दिस चेंजेस प्रोवाइडेड फॉर
रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द लोकल लेवल फॉर scheduled caste, scheduled tribe, women, etc., thus giving these depressed classes the opportunity to participate in government in every village and town. इस प्रकार देखते हैं कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, इन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर भी इनको मिला। एक बदलाव दिखा गया समाज में कि महिलाएं भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, वो इसमें भाग ले सकती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू इन्वॉल्व एंड डेवलप। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो निरंतर बदलता जा रहा है। इट्स द डायरेक्शन इन विच आवर सोसाइटी शुड डेवलप एंड हाउ वी कैन अचीव सच डेवलपमेंट। किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका संविधान होता है। कौन सा देश अच्छा कहा जाएगा? जिसका संविधान अच्छा रहेगा, उसके नियमों का पालन होगा, तो हमारा भारत देश है, उसका संविधान अच्छा होने के कारण विदेशों में भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं की क्या होती है? प्रशंसा होती है। इन दस play a circular role in our democratic society. We saw how the constitution was periodically amended, giving it a new character from the time it was first conceived. अब विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जनता के अनुसार काम किया जाता है, जनता की भलाई के लिए काम किया जाता है, तो इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है जनता का। वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ द प्रीम्बल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वी वांट टू क्रिएट। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार के समाज की रचना का उद्देश्य रखा था। द अमेंडमेंट हेल्प अस अलॉन्ग दिस पाथ। They reflect how our society is changing and how the needs of people are changing. इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार संविधान में भी बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल 1889 the age of civilization citizen to exercise their voter was reduced from 21 year to 18 year. तो एक और बदलाव हमने क्या देखा? 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, है ना। पहले वोट देने का अधिकार 21 साल होने पर ही दिया जाता था, अब उसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया। बट एवरी सिटीजन नीड्स टू प्ले हिज आर हर पार्ट एंड कंट्रीब्यूट टू अचीव अ जस्ट एंड इक्वलिटी सोसाइटी। लेकिन न्यायपूर्ण समतापूर्ण समाज के लिए सभी नागरिकों को एक नागरिक होने के रूप में अपना योगदान देना होगा। सरकार ने ड्यूटी दिया, सरकार ने हमको फंडामेंटल राइट दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए, अपने समाज के लिए, सरकार के लिए कुछ योगदान दें। ओके।